आजम खान तो जेल में बंद है, लेकिन चूंकि 2027 का चुनाव अब से 5-6 महीने बाद होना है, तो आजम खान को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निशाना बना के जिस तरह राजनीतिक लाभ लिया जा सके उसके प्रयास योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है, ऐसा आजम खान के समर्थकों का कहना है। कई सालों से उनके द्वारा बनाए गए जौहर यूनिवर्सिटी में हजारों छात्र पढ़ रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले अचानक से आरडीए का एक फैसला आया कि उनके यूनिवर्सिटी में जो 40 बिल्डिंगें बनी है उसमें से 2 का नक्शा पास है, बाकी 38 जो बनाए गए हैं बिल्डिंग वो बिना नक्शा के बनाए गए हैं, वो अवैध पाए गए हैं। इसीलिए आरडीए ने अब उसे ध्वस्तीकरण का फैसला किया है और 15 दिन के अंदर अगर खुद से वो ध्वस्तीकरण करा देते हैं तो अच्छा, नहीं तो फिर आरडीए है जो कि अपने स्तर से उसका ध्वस्तीकरण कर देगा। सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है कि नक्शा नहीं पास हुआ, बिल्डिंग अवैध है, तो बुलडोजर चलना चाहिए। अब इस पर एक राजनीतिक बहस छिड़ गई है। ट्विटर पर एक आम चर्चा होने लगी है कि क्या आजम खान को जेल में बंद करने के बाद भी योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनकी प्रशासन हर संभव जिस तरीके से राजनीतिक लाभ लिया जा सके वो लेने का प्रयास कर रही है क्या? क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में हजारों छात्र पढ़ते हैं वहां अचानक इस तरह का फैसला लेना न सिर्फ उन बच्चों के फ्यूचर के साथ गंभीर प्रश्न खड़े करता है, बल्कि ये भी प्रश्न खड़ा होता है कि कई लोग एक्स पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या इस जैसी और भी जो यूनिवर्सिटी है, क्या उन यूनिवर्सिटियों में भी नक्शा इसी तरह से पास कराया गया है जैसा यहाँ खोज किया जा रहा है? अगर नहीं किया गया तो क्या सिर्फ आजम खान को बदनाम करने के लिए, आजम खान को टारगेट करने के लिए और राजनीतिक लाभ के लिए सब किया जा रहा है? सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और कई दूसरे दल और सिविल सोसाइटी के लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कई लोग राष्ट्रपति से और राज्यपाल से गुहार लगा रहे हैं कि अगर इसमें कुछ खामी है तो सरकार इसको टेक ओवर कर ले, लेकिन इतनी बड़ी इमारत को, इतने बड़ी यूनिवर्सिटी को जमीन दोज होने से बचा ले। अब राष्ट्रपति महोदया या राज्यपाल महोदया इन लोगों की आवाज सुनती है नहीं सुनती है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल एक गंभीर प्रश्न, एक गंभीर संकट है जो कि जौहर विश्वविद्यालय पर खड़ा हो गया है। तो इस मामले का निपटारा कैसे होगा और क्या ये यूनिवर्सिटी अब राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। आलोक सर, आपने तो आरडीए का जो फैसला आया है, जो डीएम महोदय बयान दे रहे हैं मीडिया में, वो आपने सुना होगा और जो लोगों की प्रतिक्रियाएं और चर्चाएं आ रही है वो भी आपने सुनी होगी। आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ अवैध होने की वजह से ढाया जा रहा है या ये यूनिवर्सिटी आजम खान के द्वारा बनाया गया, इसकी वजह से अब राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा? राज कपूर जी, पहली बात तो समझिए कि आजम का अपराध क्या है, पहले हमको यह समझना पड़ेगा। आजम खान का अपराध यह है कि वो युवाओं को, गरीब घर के युवाओं को मुफ्त में या बहुत कम दाम में शिक्षा देना चाहते थे। अच्छा, वो चाहते थे कि जो समाज का गरीब और कमजोर तबका है उसको अच्छी तरह की शिक्षा मिले। आजम ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई और इसके लिए वो पिछले 2003-4 से प्रयासरत थे। अच्छा, ये बनी है 10 साल के अंदर। आजम ने कोई 5 स्टार होटल नहीं बनाया, आजम ने कोई शुगर मिल नहीं खोली मंत्री बनने के बाद। आजम ने किसी महत्वपूर्ण जिले की तमाम जमीनें अपने नाम नहीं करा ली।
आज हमने एक अपराध कर दिया कि वो गरीब और कमजोर तबकों को के लोगों को आधुनिक शिक्षा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मोहम्मद अली जवाहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की। और बड़ा दुख हो रहा है ये देख के, क्योंकि 14 साल तक मैं एक बड़े मीडिया हाउस का यूपी उत्तराखंड का प्रभारी रहा हूं जी। मैं अगर बात करूं उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के हर बड़ी यूनिवर्सिटीज को मैंने देखा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी देखा। जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है वो सब शहर से दूर बनती थी, क्योंकि शहर के अंदर उतनी जमीन मिलनी मुश्किल होती है। जी। अगर कागज तय करना है, आपको कागज मांगना है। मैं एक बड़े नेता से बात कर रहा था अभी इसी मुद्दे पे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। वो एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के नेता अध्यक्ष रहे, बाद में कम उम्र में राज्यसभा में गए, मंत्री भी रहे। भाई यूनिवर्सिटी बनाई है उन्होंने, विश्वविद्यालय बनाया, कोई रेस्टोरेंट नहीं खोला है, कोई बार नहीं खोला उन्होंने, कोई होटल नहीं चला रहे हैं। अगर कागज देखना है तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज के नक्शे नहीं मिलेंगे। राजधानी लखनऊ में अभी एक आग लगी थी अलीगंज में, 15 युवा उस आग की भेंट चढ़ गए। जी। उसके बाद मालूम है एलडीए के वीसी का क्या बयान है, प्रथमेश कुमार का, कि लखनऊ में 94% बिल्डिंग बिना नक्शे अवैध बनी हुई है। अब बताइए, तो पूरा लखनऊ गिरा दे फिर? सिर्फ 6% इमारतों के पास प्रॉपर नक्शा है, 94% चीजें जो है अवैध बनी हुई हैं, व्यापारिक संस्थान। ये प्रथमेश कुमार का बयान है, आलोक पाठक का बयान नहीं है जी। ये विपक्ष के नेता का बयान नहीं है। चुनाव आपके हाथ से निकल रहा है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं रामपुर ही निशाना क्यों, आजम खान ही निशाना क्यों? क्योंकि आपके पास बड़ी बात कही उस नेता ने, जो बात मैं भी समझता हूं। मैं कल भी आपसे कह रहा था, ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल है। 15 जुलाई बीत गई, एसआईटी की रिपोर्ट कहां है? 15 जुलाई बीत गई, एसआईटी की रिपोर्ट कहां है योगी आदित्यनाथ जी? जरा जाके देखिए, आज तक का मंच सजा था, उस पर लोगों किसका लगा? यूपी सरकार का। रिपब्लिक का मंच सजा था, सेंट्रल होटल, उस पर लोगों किसका लगा था? यूपी सरकार का। एक मोदी बन गए हैं योगी जी। अब मंच उन्हीं के सरकार द्वारा प्रायोजित चैनलों के प्रोग्राम में जाएंगे, भाषण देंगे, कोई पत्रकार सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता है। कोई पत्रकार सवाल पूछने की हिमाकत नहीं कर सकता है। अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है इस घटना पर 1 घंटा पहले। भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। शिक्षक और शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं है। शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं है। भाजपा अपने रजिस्टर्ड संगे अनरजिस्टर्ड, वो कहां व्यंग्य कर रहे हैं हमारे दर्शक समझ रहे होंगे। भाजपा अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों के अवैधानिक भवनों को कब ढाएगी? जब संगी साथी ही अपंजीकृत हैं तो उनके भवन, कार्यालय, संस्थान कैसे जायज होंगे? निंदनीय है। फिर उन्होंने वो वीडियो, वो डीएम साहब का रामपुर का बयान, जब इससे बात नहीं चली
जब इससे बात नहीं चली कि वो मुद्दा नहीं बन पाया कि हाँ, अयोध्या में हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई सपा के शासनकाल में, जब ये मुद्दा नहीं बन पाया, जी अभी तो एक मौलाना का बयान वायरल हो रहा है मौलाना उस है। वो मौलाना कौन था, आज तक कोई जानता ही नहीं था। आज पता चला वो इराक इटावा का रहने वाला है मौलाना। क्या बयान दे रहा है इमरान मसूद, क्या बयान दे रहे हैं इटावा के मौलाना, क्या बयान दे रहे हैं। जोड़ते जाइए कड़िया, सब आपको समझ में आएगा। दरअसल ऐसा है राज कपूर जी, जी सरकार आंतरिक सर्वे है, रिपोर्ट बता रही है सरकार जा रही है। अच्छा तो योगी जी को लग रहा है कि बस ध्रुवीकरण के एजेंडे पे चला जाए तो शायद सरकार बन जाएगी। अच्छा मैं बार बार कहता हूं राज कपूर जी कि ध्रुवीकरण का एजेंडा चलने वाला नहीं, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं चलने वाला है। खैर ये मामला अभी हाई कोर्ट पहुंच गया है। अच्छा अच्छा हाई कोर्ट पहुंचा है। अरे आप सोचिए, जिला पंचायत से जब 4 बिल्डिंगों के नक्शे पास करा लिए तो उन्हीं की तो सरकार थी, सब पास करा लेते। 2 बिल्डिंगों के 2 या 4 के पास है, 2 40 में 2 बाकी 38 अवैध है बता रही है अरे भाई प्रशासन। आपको आपकी अब तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में आइए ना, 94% बिल्डिंग अवैध है। वीसी नहीं, का बयान रामपुर के निकालिए ना आप। नहीं रामपुर के वीसी डीएम का बयान आप एलडीए के वीसी का बयान कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 94% कमर्शियल इमारतें होटल अवैध हैं, उसको गिराइए, उसको गिराइए भाई। लखनऊ के डीएम साहब विशाख जी, आइए बयान दे दीजिए कि 15 दिन के अंदर ये सारी 94% अवैध इमारतें गिरा दे लोग अपने आप से। तो वो बयान आप नहीं दे पाओगे। मैंने कहा रामपुर में आजम खान का गुनाह सिर्फ यही था, सिर्फ यही गुनाह था कि वो चाहते थे कि पिछड़ा कमजोर और पिछड़ा जो तबका है उसको बढ़िया एजुकेशन मिल सके, अच्छी तालीम मिल सके। ये उनका अपराध है। यही अपराध है भाई, अच्छा यही अपराध है। अगर उनके यहाँ जरूरत से ज्यादा फीस ली जा रही है, कभी आपने उस पर काम किया? नहीं काम किया। और ग्रामीण क्षेत्र, जब शहरी क्षेत्र का यह हाल बता रहा हूं, लखनऊ का बता रहा हूं मैं, और आरडीए बना है 2022 या 2024 में। ये यूनिवर्सिटी कब बनी है? 2015-16 में आजम की यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो गई थी जी। तब ये नगर पंचायत में आया करता था। तो भाई आजम खां विलन बनाए गए हैं, और आजम को विलन बनाना कितना भारी पड़ा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, आपने देखा है। आजम के नाम पे अब ध्रुवीकरण नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि पिछड़ा दलित उपेक्षित समाज उत्तर प्रदेश का अब समझ गया है, उसको शिक्षा चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको पेपर लीक से छुटकारा चाहिए। अभी एक और डिबेट करूंगा, अभी ये बता रहा हूं आपको जी। उत्तर प्रदेश में दरोगाओं की भर्ती हुई है, मालूम है? उसमें 11% यादव सेलेक्ट हुए हैं। दावा तो कर रहे हैं लोग हैं? वो कैसे सेलेक्ट हो गए? काबिल थे तभी ना सेलेक्ट हो गए। और उसके पहले जब 60,000 सिपाहियों की भर्ती हुई थी, तरुण राजभर जी ने कहा था 19 से 20,000 यादव सिपाही भर्ती हुए। मेरिट से सेलेक्ट हुए हैं सर, इसमें फिर वही बात ना, आजम का बस अपराध यही है कि आजम ने एक शिक्षा संस्थान
बनाने की सोची। तो सर, एक व्यक्ति से खुन्नस निकालने के लिए या एक समाज को खुश करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर करोड़ों अरबों की जो नुकसान होगा, ये नुकसान आजम खान को होगा या ये नुकसान उत्तर प्रदेश और रामपुर की जनता का होगा? क्या इस बात का संज्ञान आप कह रहे हैं कि मामला चूंकि हाईकोर्ट में चला गया है, तो अगर अवैध है जैसा कि रामपुर के प्रशासन का कहना है, तो इसका एक ही इलाज हो सकता है कि इसे ध्वस्तीकरण किया जाए? क्या इसका कोई और तरीका नहीं है कि जिस तरह इसमें लाखों करोड़ रुपए लगे हैं और लाखों करोड़ रुपए इसे गिराने में लगेंगे, तो कि बिल्डिंग को केवल गिरा कर ही एक रास्ता निकाला जा सकता है? कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता जो जिला प्रशासन कानूनी रूप से इसमें अमल में लाए? या फिर ध्वस्तीकरण करके एक इशारा किया जा रहा है, एक मैसेज दिया जा रहा है, एक वो माहौल बनाया जा रहा है, चुनावी माहौल, जैसा कि कुछ पत्रकारों ने लिखा है कि अभी तो रामपुर से शुरुआत हुई है, आगे अभी मेरठ और कई अन्य शहरों की बारी है। रामपुर से योगी ने शुरुआत कर दी है। आंतरिक सर्वे में जो भाजपा के बुरे हाल हैं, उन हाल को सुधारने के लिए ये आखिरी तरीका है और आखिरी चाल रामपुर से चलने की शुरुआत की गई है। धीरे धीरे सारे प्रयोग स्थल खंगाले जाएंगे, मुस्लिम बहुल इलाकों से जीत के फॉर्मूले निकाले जाएंगे। तो ये जो कुछ पत्रकारों का कहना है सर, तो आप इसमें क्या सोचते हैं कि सिर्फ ध्वस्तीकरण ही एक तरीका है या एक जायज उपाय है या कानूनी तरीके से सम्मत है, या ध्वस्तीकरण के अलावा भी कोई तरीका हो सकता है जिससे बिल्डिंग बचे और जो अवैध वाला जो ठप्पा है वो भी हट जाए? या अच्छा, वो ये करना नहीं चाहते बताइए, प्रशासन? अब वहां पे छात्र पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे पढ़ रहे हैं। तो अपने बिल्कुल। विवेक का इस्तेमाल करेंगे, विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो सरकार से सवाल पूछेंगे कि भैया तुमको जनता ने वोट दिया है कि तुम सरकारी धन का सदुपयोग करो विकास के लिए, तुम मालिक तो हो नहीं, तुम तो लोक सेवक हो। तुम्हारा प्रधानमंत्री अपने आप को लोक सेवक कहता है। सवाल पूछे जाएंगे कि टैक्स पेयर का पैसा कैसे खर्चा किया, जरा बताओ। इनको पढ़े लिखे छात्र एकदम पसंद नहीं है। और आजम की स्थिति में कौन पढ़ने जाएगा? जो कमजोर और गरीब तबके का आदमी होगा वो पढ़ने जाएगा। जी। क्या बोला था आजम खान ने कि रिक्शे वाले का, ठेले वाले का, मजदूर का लड़का, मैं उनको पढ़ाना चाहता हूं। आप जाके देखिए कितना खूबसूरत सी यूनिवर्सिटी बनाई है, कितनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी बनाई है उन्होंने। जी। आप उसको इससे जोड़ रहे हैं। पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, रामपुर से शुरुआत हो गई है। ये सब कुछ कब हो रहा है? विपक्ष के बड़े नेता ने मुझसे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, मेरी उनसे 20 मिनट फोन पे बात की। उन्होंने कहा कि आलोक जी, आप समझ रहे हैं सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल है, वो नहीं चाहते कि राम मंदिर मुद्दे में चोरी। आज हमको आपको डिस्कशन करना चाहिए था कि एसआईटी की रिपोर्ट कहाँ है। 15 दिन पूरे हो गए। करेंगे शाम में चर्चा करेंगे उस पर। अरे भाई, तो रिपोर्ट कहाँ है? अभी करेंगे 20 तारीख को जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट में। लीपापोती चालू है भाई। सपा के प्रवक्ता बोलते हैं कि लीपापोती चालू है। रामपुर से शुरुआत हो गई है, अब संभल फिर से जगेगा। 2024 के बाद से संभल को प्रयोगशाला बनाया गया है। संभल फिर से जगेगा, बरेली उसके पीछे भागेगा, अलीगढ़, मुरादाबाद, बहराइच सारे प्रयोग स्थल खंगाले जाएंगे। मुस्लिम बहुत इलाकों से जीत के मंत्र निकलेंगे। आंतरिक सर्वे में हाल बहुत बुरा है, उम्मीद का कोना सिर्फ हिंदू मुसलमान से जुड़ा है। दर्शकों सुनिएगा, हमारे पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय ने जो लिखा है, रामपुर से शुरुआत हो गई है, अब संभल फिर से जगेगा। 2024 के बाद से संभल जो एक नई एक्सपेरिमेंट, संभल में प्रयोगशाला बन के उभरी है। बरेली उसके पीछे भागेगा, अलीगढ़, मुरादाबाद, बहराइच सारे प्रयोग स्थल खंगाले जाएंगे। मुस्लिम बहुल इलाकों से जीत के मंत्र निकाले जाएंगे। आंतरिक सर्वे में हाल बहुत बुरा है, उम्मीद का कोना सिर्फ हिंदू मुसलमान से जुड़ा है।
जी। ये कहानी है। आलम ये है उत्तर प्रदेश में अवैध इमारतें खड़ी हैं, शहर के बीचों बीच में खड़ी है, राजधानी में खड़ी हैं, वो नहीं दिखाई देता है। नोएडा में एक युवा इंजीनियर प्राधिकरण की लापरवाही से गिर जाता है, उसकी जान चली जाती है। दूसरा जो है बरसात में गड्ढे में गिरकर जान चली जाता है, किसी की कोई वैल्यू नहीं है। लखनऊ में बिना फायर लाइसेंस के एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग चलती है, भाजपा से जुड़ा हुआ नेता बताया जाता है। आग लग जाती, आधे पौन घंटे तक लखनऊ में, महानगर लखनऊ में, स्मार्ट सिटी लखनऊ में फायर ब्रिगेड देर से पहुंचता है। 1.5-2 घंटे लग जाते हैं दीवार तोड़ने में, 15 लोग दम घुटने से ऊपर पहुंच जाते हैं। लखनऊ शहर के अलीगंज का मामला था, एकदम वीआईपी एरिया। तो वहां अतिक्रमण नहीं दिखता है। क्या सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो बनी हुई हैं लखनऊ के बाहर ही बनी हुई हैं? लखनऊ शहर में मिला बनी हुई है बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी, क्या उसके सारे नक्शे जायज हैं? क्योंकि वो नेता अब कांग्रेस छोड़ के, बसपा छोड़ के अब भाजपा में आ गया, कुछ नक्शा मंगवाएंगे योगी आदित्यनाथ जी? उस विश्वविद्यालय में तो आप मुख्य अतिथि बनकर भी जाते हैं अब। नहीं, भाजपा वाले कने मंगाएंगे? नहीं, बताइए ना। नहीं, भाजपा पार्टी वाले में शामिल अगर कोई नेता, उसका यूनिवर्सिटी कॉलेज है तो उसमें नक्शा की जरूरत नहीं है। उसके जमीन के कागज देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि नजुल की जमीन पे बना है। हर रोड पर लखनऊ से बाहर निकलिए, तमाम कॉलेजेस बने हुए हैं, सबके नक्शे निकलवाइए। और मान लीजिए नक्शा नहीं पास है, मेरी बात सुनिए, नक्शा नहीं पास है, आप पेनाल्टी लगाइए, आप उससे पेनाल्टी ले लीजिए। कोई अवैध काम तो नहीं कर रहा है वो, कोई वो बियर बार चला रहा हो, कोई जुए का अड्डा चला रहा हो, अवैध काम रोकिए आप। सवाल ये उठता है कि अब देखिए मामला हाई कोर्ट में गया है, लेकिन इसको चुनाव के समय उठाना, जबकि चुनाव की घोषणा होने में अब 6 महीने से भी कम का समय बाकी है। तो सर उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसको क्या ये बात समझ में आएगी कि ये जो ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है वो तो कानूनन है, लेकिन इसमें कोई राजनीतिक मंशा भी है क्या? क्या ये जनता इसका अरे भाई फिर वही बात, अरे सुनिए, रामपुर में और भी तो अवैध निर्माण हो, मैं तो कह रहा हूँ सबकी जगह करिए ना। जो भाई लखनऊ के एलडीए, आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। मैं वो कह ही नहीं रहा हूँ कि कहाँ क्या आप करेंगे नहीं करेंगे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो रामपुर में ये जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई होगी तो क्या ये कार्रवाई का असर रामपुर की जनता पर होगा, या फिर जनता नॉर्मल जो आम जो घटनाएं होती है उस घटना की तरह इस घटना को ही भूल जाएगी? क्योंकि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। ऐसा है राज कपूर जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको आप हल्का समझ रहे हैं। मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूं, आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इसका असर होगा। अभी देखिए ना, 18 दिन से दिल्ली में बैठे हैं जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक, किसी को देश में कोई फर्क पड़ रहा है? 2-4 दिन और रहेंगे, मर जाएंगे, कहां कोई पूछने वाला है? मर जाएंगे तो फिर फोटो पे माला चढ़ा देगा, व्हाट्सएप पे स्टेटस लग जाएगा। ये एक नया अलग तरह का परिवर्तन हमारे देश के जनता के दिलो दिमाग में हुआ है। जंतर मंतर की आप बात करते हैं, जिन महिलाओं ने देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीते थे,
वो महिला पहलवान भी धरने पे बैठी थी, उनके साथ क्या हुआ था? नहीं, उसके बाद भी तो ये लोग चुनाव जीत ही गए। लेकिन हर बार उस तरह से नहीं जीते। 2024 में 240 पे निपट गए हैं। नहीं, आप भले 240 बताते रहिए, 272 से कम बताइए, लेकिन अभी क्या आंकड़ा है सर, अभी तो बताइए ना। नहीं नहीं, अब अभी तो पहले भाई ठीक है। जनता ने तो आपको आपको एनडीए को 292 पे समेट दिया था, जनता ने तो 400 दिया नहीं। नहीं तो ठीक है, फिर अब इसी तरह। जनता के, अब आप पार्टियों में तोड़ फोड़ करके अगर बहुमत जुटा ले रहे हैं हम्म, तो मुद्दा अलग है। नहीं तो तो मुद्दा मुद्दा उनके लिए तो सर सत्ता में रहना ही एजेंडा है ना, और सत्ता में रहने वाला ही तो पार्टी सब कुछ करेगा। आप ठीक है कहिए कि भैया हम एक वोट कम लाए हैं, लेकिन हम तो बहुत बड़े विपक्ष के नेता बन गए, हमारी सीटें बढ़ गई, तो आप बढ़ा लीजिए सीटें। अच्छा ये बताइए, आर्टिकल 370 आर्टिकल 35 जब हटा था हाँ, तो तमाम भक्त दावा कर रहे थे कि वो जाके कश्मीर में जमीन खरीदेंगे। कितने लोगों ने कश्मीर में जमीन खरीदी? मुझे नहीं पता किन लोगों ने क्या कितना जमीन खरीदा है। ये कहा गया था कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हो गया खत्म? पिछले साल अगर मैं सही हूं तो पहलगाम में हुआ था ना आतंकी हमला। पहलगाम, पहलगाम में, हाँ। इस बार पिछले 1.5 सालों में कितने टूरिस्ट गए हैं कश्मीर? ये तो आंकड़ा निकालना पड़ेगा सर। नहीं निकालिए। क्या कश्मीर में विकास हो गया पूरा? तो ऐसा है राज कपूर जी, आप महिला आरक्षण बिल पास करा लीजिए, परिसीमन बिल पास करा लीजिए, लेकिन जनता सब देख रही। नहीं, जब सब कुछ पास ही करा नहीं लीजिएगा तो अगर अगर नहीं नहीं सुनिए, चुनाव में जाना होगा ना, ऐसा थोड़ी कि आज आप आजीवन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रहेगी। और अगर आजम के विश्वविद्यालय पे बुलडोजर चला तो इसका असर सिर्फ यहां नहीं पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा आपको। हाँ, यही मैं समझना चाह रहा था, यही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या कभी कभी क्या होते हैं कि छोटे छोटे मोमेंट जिनका अनुमान कोई लगा नहीं पाता, वो बहुत बड़ा मूवमेंट बन जाता है। मुझे किसान आंदोलन का वो पल याद है जब तंबू खड़ने शुरू हो गए थे, ट्रैक्टर वापस घरों की तरफ जाने लगे थे, और 26 जनवरी से पहले सरकार को लगा अरे ये तो बिना कुछ किए ही जो आंदोलन खत्म हो गया, अब तो हमारी जीत हो गई। उसके बाद जो राकेश टिकैत का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राकेश टिकैत बड़े भारी मन से आंसू बहाते हुए अपील कर रहे थे, उसके बाद जो ट्रैक्टर गांव पहुंचे भी नहीं थे, वापस मुड़ गए दिल्ली की तरफ, लाल किला की तरफ, वो धरना स्थल की तरफ। और जो आंदोलन में फिर जो बढ़त मिली किसानों को, उस एक मूवमेंट ने कैसे आंदोलन को चेंज कर दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और सरकार बैकफुट पर आ गई। आप भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि 2024 चुनाव के पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने, सांसदों ने कहा कि हमें 400 सीटें चाहिए क्योंकि हम संविधान बदलेंगे, उस बाइट का, उस बयान का कितना बड़ा असर हुआ कि आप खुद मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 240 पे सिमट गई। तो उसी तरह से मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या रामपुर में जो ये जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर जो चलाने की कार्रवाई रामपुर प्रशासन करेगी, क्या उसका बड़ा असर इस चुनाव में दिख सकता है? अगर दिख सकता है तब तो यह माना जाए कि हाँ, रामपुर की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता अब इन सब चीजों पर नोटिस लेती है। और चूंकि चुनाव का वक्त है, 5 से 6 महीने में चुनाव है, हर छोटी मोटी चीजों का चुनावी एंगल तो निकाला ही जाएगा। और इस परिस्थिति में, ऐसे समय में इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये चुनावी कार्रवाई है, राजनीति से प्रेरित है, उसका जवाब भी देना ही पड़ेगा। क्योंकि आज यूनिवर्सिटी बनी हुई 2-4 महीने तो हुए नहीं है, कई सालों से यूनिवर्सिटी है, और योगी आदित्यनाथ की सरकार पिछले 9.5 सालों से है। तो ये कार्रवाई ऐसे ही समय पर क्यों हो रही है? और अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो क्या ऐसी कार्रवाई चुनाव के समय
या चुनाव नजदीक आते आते कई और भी जगह देखने को मिलेगी? और अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो क्या इसका प्रभाव 2027 के विधानसभा चुनाव में होगा या नहीं होगा, ये बड़ा प्रश्न है। खैर, आप बता रहे हैं कि मामला हाईकोर्ट में चला गया है। चूंकि मैं आपको रोक रहा हूं। पत्रकार चित्रा त्रिपाठी के ट्वीट पर मेरी नजर पड़ गई है, जो अब से 54 मिनट पहले उन्होंने ट्वीट किया है। चित्रा त्रिपाठी ने जो लिखा है जरा सुनिए। जो बीजेपी के योगी और मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक बताई जाती हैं एंकर, वो सवाल उठा रही है रामपुर जिला प्रशासन के इस फैसले पर। वो लिख रही हैं, जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एकदम गलत है। मैं कह रहा हूं ना कि आजम का अपराध यही है कि उन्होंने गरीब पिछड़े के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा देने को सोचा। यही उनका अपराध है, मुझे तो ये लग रहा है। चित्रा त्रिपाठी क्या लिख रही है? जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एकदम गलत है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चले गए, खबर सुनकर स्तब्ध हूं। 2006 में यूनिवर्सिटी में बनी को लेकर प्रशासन को अब होश आया कि गलत तरीके से बनाया गया है। यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर वही चला सकता है जो शिक्षा के महत्व को नहीं समझता हो। चित्रा त्रिपाठी के इस शब्द को ध्यान दीजिएगा राज कपूर जी। यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर वही चला सकता है जो शिक्षा के महत्व को नहीं समझता हो। इतना बड़ा कैंपस, इतनी शानदार यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने वालों के हाथ नहीं कांपेंगे? कोई भी विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है जो बनने के बाद किसी एक व्यक्ति का नहीं रह जाता है। हजारों स्टूडेंट जो वहां पढ़ाई कर रहे हैं उनका भविष्य तो अंधेरे में चला जाएगा। बेहतर यह होगा कि सरकार उसे अपने अधीन कर ले और चलाए यूनिवर्सिटी, मगर उसे तोड़ना तो पूरी तरह से गलत है, सरासर गलत है। बताइए, उन्होंने डिटेल में लिखा है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना 2006 में हुई थी। वेबसाइट के अनुसार परिसर में 250 एकड़ में अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उनका कई बिल्डिंग, जैसे यहाँ साइंस की विज्ञान पढ़ाया जाता है, लॉ, एजुकेशन, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, नर्सिंग, फार्मेसी सहित पैरामेडिकल विज्ञान, एग्रीकल्चर से जो कोर्स कराया जाते हैं। इसके अलावा बैडमिंटन, शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस जैसे इंडोर गेम, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, घुड़सवारी इत्यादि के ग्राउंड हैं। बताइए बताइए, ये हाल है साहब। आप बताइए, इनका क्या क्या कहना है? नहीं, कुछ नहीं कहना है इनका जवाब। देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती है जो अगली चीज की नींव तैयार करती है, और ये जो कार्रवाई हो रही है ना सर, हम तो, अगर मेरा व्यक्तिगत पक्ष पूछा जाए तो मैं चित्रा त्रिपाठी के उस बयान से पूर्णतः सहमत हूं कि यूनिवर्सिटी में अगर कोई किसी तरह का अवैध निर्माण है या आपको लगता है, तो जो कार्रवाई हो सकती है उस यूनिवर्सिटी को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, वो सरकार को करना चाहिए। आपको इतना ही खुन्नस है तो आप ले लीजिए, सरकार अधिग्रहण कर ले या सरकार अपने तरीके से चलाए। लेकिन इतने बड़े यूनिवर्सिटी के कैंपस को ध्वस्त करना, सही लिख रहे हैं कि उनके हाथ कांपने चाहिए। और पत्रकार रणविजय ने क्या लिखा है कि बुलडोजर चलाएंगे तो बड़ा दुख होगा, आप डायनामाइट लगा के उड़ा दीजिए अगर आप उड़ाना ही चाहते हैं तो। और सोचिए कि डायनामाइट यूनिवर्सिटी के कैंपस में लगेगा। मैंने कहा ना कि ये लोग नहीं चाहते कि गरीब और शिक्षित, गरीब और कमजोर का बेटा शिक्षित हो। वो सवाल पूछेगा, वो इनसे हिसाब लेगा, वो इनको सत्ता से बाहर कर देगा। इनको सवाल करने वाले पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं है। गरीबों की समर राज एक युवा पत्रकार हैं। उन्होंने तो बहुत बड़ी बात लिखी है कि आजम खान की बनवाई हुई जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का आदेश हो चुका, बुलडोजर चलने जा रहा है। राहुल गांधी जी कुंठा और कुंदन छोड़कर कुछ कर दिखाने का वक्त आ चुका है। यूनिवर्सिटी बचाने के लिए घेर कर खड़े हो जाइए, या फिर भारत जोड़ो यात्रा की तरह विश्वविद्यालय मत तोड़ो यात्रा पर निकल जाइए। बीजेपी से तो लड़ ही रहे हैं होंगे,
साथ ही सेकुलर खेमे के दोनों प्रतिनिधि छोटे लगने लग जाएंगे। सोनम वांगचुक और अखिलेश यादव दोनों से आप ज्यादा फुटेज पा जाएंगे। संसद, आईटी सेल और टीम लगाकर इसे ट्रोल करवाने से क्या मिलेगा? खुद को ज्यादा तपाइए, लीडर बनाने का शौक है तो आगे आइए, सब समर्थन में आएंगे। बताइए कर पाएंगे? सही बात है, बहुत बहुत बड़ी बात लिखी है समर ने। और सिर्फ राहुल गांधी को ही क्यों, भाजपा के नेता क्यों नहीं आगे आते हैं? और इस देश में जो व्यक्ति इस देश की अखंडता, एकता और गंगा जमुनी तहजीब को बचाए रखना चाहता है, उन तमाम लोगों को आगे आना चाहिए। और 15 दिन का वक्त बहुत कम है, मुझे लग रहा है 2-3 दिन हो भी चुका है। अरे भाई ऐसा है कि आप न्यायपालिका पे भरोसा करिए राज कपूर जी, इतना आसान नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी लिखा है जब जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था तब वो क्षेत्र रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में नहीं आता था। बाद में प्राधिकरण ने अपना दायरा बड़ा कर लिया और रामपुर के डीएम कह रहे कि जौहर यूनिवर्सिटी का नक्शा पास नहीं है तो गिराने का आदेश पारित कर दिया। वैसे नक्शा तो इस देश की किसी विश्वविद्यालय का पास नहीं, तो क्या सारे विश्वविद्यालयों को बुलडोजर चला देंगे? और आगे लिख रहे हैं नक्शा तो इस देश के ज्यादातर डीएम ऑफिस का भी नहीं पास होगा, तो क्या सबको जमीन जोत कर देंगे? मुझे लगता है कि इसमें रामपुर के डीएम को बेचारा तो जो उसको आदेश ऊपर से होगा वही करेगा। सही बात है, सही बात है। उसमें उनका कोई दोष नहीं है, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। वो जहां से आदेश आएगा उस आदेश को ये पालन कराएंगे, आदेश नहीं आएगा पालन नहीं कराएंगे। ये क्या होते हैं सर? अब हमको उम्मीद है कि इस मामले में आपको लग रहा है कि न्यायपालिका से न्याय मिलेगा? खुरपेच ने बढ़िया लिखा है कि जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर उत्तर प्रदेश अगर 38 बिल्डिंग का नक्शा नहीं पास है तो उसे गिराओ मत भैया, उसको अपने कब्जे में लेकर कोई, मतलब जो चित्रा त्रिपाठी कह रही कि मैनेजमेंट बदल दो अफसर का। सारे लोग यही कह रहे हैं, लगभग लोगों का यही कहना है कि अगर ज्यादा ही आपको दिक्कत है कि भैया अवैध नक्शा है या अवैध बिल्डिंग है, ये तो गिराओ मत इसको, बहुत पैसा लगा है बनने में और किसी भी चीज को निर्माण करने में सालों लग जाते हैं और गिराने में सेकेंडों नहीं लगते हैं। तो मुझे लगता जो मुझे एक बड़े, मैं आपको बता रहा था कि मेरे को एक, मैं नाम उस नेताजी का नहीं खोलना चाहता, कोई नहीं, लेकिन लगभग वही बात सैयद असीम वकार ने कही है, ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि उसके साथ आजम का नाम जुड़ा है। सरकार अगर चाहे तो कंपाउंडिंग जमा कर नक्शा पास किया जा सकता है। गिराने से बेहतर सरकार उस यूनिवर्सिटी को अपने अधीन लेकर संचालित कर सकती है, वरना नक्शा तो उत्तर प्रदेश में हजारों मल्टी स्टोरी इमारतों का भी पास नहीं है जी। तो सवाल यही है ना, नहीं आप समझिए इस बात को, हम लोग को समझना होगा। मैं तो समझ ही रहा हूं, समझना अब उत्तर प्रदेश की जनता को है, आम आवाम को है। आखिर हर बड़ा पत्रकार, हर आदमी यही कह रहा है ना कि आपको परेशानी है भैया तो कंपाउंडिंग करा लो, आप उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लो, लेकिन शिक्षा के इस मंदिर को बंद मत करिए। एक यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर होता है, मंदिर होता है, सही बात। हमने आपने पढ़ाई नहीं की होती तो शायद हम आप सरकार से सवाल नहीं कर पाते। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप अपने अधिकार जानेंगे, अपने कर्तव्य जानेंगे, आप ये समझेंगे कि ये लोकतंत्र की जो व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर चीज को हिंदू मुसलमान के एंगल से मत देखिए महाराज। नहीं, जो लोग देखते हैं वो लोग तो देख ही रहे हैं। और तो नफरत की दुकान चलाने वालों का
हमेशा हिंदुस्तान कभी भी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करता। ये विश्वविद्यालय बड़ी, मैंने आजम साहब से, मेरे कई मामलों में आप आजम से असहमत हो सकते हैं जी, लेकिन आजम खान की जीवन शैली बहुत नॉर्मल थी। आपको क्या लग रहा है? आजम सरकार के आगे झुके नहीं, इसलिए जेल के अंदर हैं। जिन लोगों ने सरकार से समझौते कर लिए वो बाहर हैं, मंत्री बने बैठे हैं। और आजम का बस अपराध यही है कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, शानदार यूनिवर्सिटी बनाई, जिस पर नजर कई दिनों से थी इन लोगों की। हाँ। और आखिरकार वो उनकी भेंट चढ़ ही रहा है, चढ़ने वाला है। पिछले 15-20 साल में कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी बनी है तो बताइए, नहीं, जो किसी राजनेता ने बनाई हो, बताइए। राजनेता यूनिवर्सिटी बनाएंगे सर? कुछ लोगों के कमेंट्स आ गए, कमेंट पढ़ देता हूं क्योंकि भाई वो पढ़ दीजिए। चर्चा भी बड़ी लंबी हो गई है, अब इस चर्चा को बाइंड अप करें। नहीं, लंबी नहीं है, दर्शक नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन न जुड़े दर्शक के, लेकिन हम इसको करेंगे। वीरेंद्र यादव जी लिख रहे हैं, सरकारी घोषित कर दिया जाना जवाहरलाल यूनिवर्सिटी को, क्या दिक्कत है भाई? इतना अच्छा यूनिवर्सिटी बनाना है और बड़ी बात कही, लड़कियों को फायदा है, बैठ के वहां पढ़ सकती हैं। भाई अब रामपुर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, यूनिवर्सिटी बनी तो वहां के लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा ना जी। एक सज्जन लिख रहे हैं कि मैनपुरी में एक स्कूल है जो नदी की जगह बना है, तो दम है तो उसमें गिरा कर दिखाओ। नहीं, वो नहीं गिरेगा। एक सज्जन लिख रहे हैं, अंधभक्त मुर्दाबाद, पावर का दुरुपयोग करना बहुत बड़ा दुरुपयोग है। जय श्री राम, घमंड तो रावण का और कंस का नीरा, कलयुग में अंधभक्तों का क्या औकात, संविधान जिंदाबाद। तो ये बड़ी बात है। जी, मैं कोशिश करता हूं इस मुद्दे पे लगातार भी थोड़ा कंटिन्यू करिए। मैं सोच रहा था कि किसी, अगर कोई जुड़ जाता है तो मैं कोशिश करता हूं, तब तक आप जरा कंटिन्यू करिए। हम चाहेंगे कि इस मुद्दे पे किसी बड़े नेता से बात हो जाए। नहीं, बात तो इस मुद्दे पर देश की जनता को ही करना पड़ेगा, प्रदेश की जनता को ही करना पड़ेगा। और राजनेताओं का तो कर्तव्य होता है कि इस तरह की जब घटनाएं होती है तो उस घटना पर किस तरह से सरकार के प्रति समाज के उस वर्ग को खड़ा करे जो वर्ग इन सब चीजों का समाधान चाहता है। अब बताइए, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बना है, इतना बेहतर और इतना समृद्ध गौरवशाली यूनिवर्सिटी बना है, हजारों छात्र बेहद कम फीस में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के विद्यार्थी और खासकर रामपुर के विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। बावजूद इसके अगर राजनीतिक खुन्नस में, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में और चुनावी चढ़ावे में अगर इसे भेंट कर दिया जाता है तो ये शर्म से ज्यादा और किसी चीज की बात नहीं होगी। कुछ बिल्डिंगों पर अगर आपत्ति है प्रशासन को, कुछ बिल्डिंगें को निर्माण अवैध तरीके से हुआ है, तो क्या उसका सिर्फ एक इलाज है कि उसका ध्वस्तीकरण कर दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए, या कोई दूसरा तरीका, कोई दूसरा रास्ता हो सकता है? अगर हो सकता है तो उस रास्ते को क्यों नहीं अपनाया जा रहा है? क्यों जिला प्रशासन या आरडीए जो है वो ध्वस्तीकरण पर आमादा है? क्या इस ध्वस्तीकरण से किसी खास विशेष वर्ग के दल के नेताओं को राजनीतिक फायदा होगा? क्या चुनावी रणनीति में उन्हें इनसे मदद मिलेगी?
क्या जिस एजेंडे पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उस एजेंडे में ये घटना फिट बैठता है? आखिर क्यों? सवाल यही है कि आखिर क्यों इतने दिनों बाद प्रशासन को इस बात की याद आई है कि यहाँ जो निर्माण हुआ है वो अवैध हुआ है। अगर प्रशासन अवैध निर्माण से इस यूनिवर्सिटी को मुक्त कराना चाहती है, जो निर्माण यूनिवर्सिटी में अवैध पाए गए हैं उस पर कार्रवाई करना चाहती है, तो तरीके और भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल उन तरीकों का नहीं है, सवाल इसका है कि क्या बुलडोजर चलाकर। नहीं, जो पत्रकार साथी समर राज ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि भाई इस मामले में अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को आना चाहिए और विश्वविद्यालय को मतलब जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए। भी अब कैसे गिरा सकते हैं भाई? तमाम पत्रकार लिख रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी लिख रही हैं, तमाम लोग लिख रहे हैं भाई इस यूनिवर्सिटी का क्या भाई आपको कोई और जो प्रैक्टिकल बात असीम वकार ने कही कि आप होता है उसमें कोई अवैध काम तो हो नहीं रहा है, अवैध काम हो रहा है तो रोकना उसका काम है। आप बिल्डिंग कैसे गिरा देंगे भाई? और सोचिए उसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है, उसमें नर्सिंग की पढ़ाई हो रही है, उसमें जो है कॉमर्स की एजुकेशन। और आजम खान साहब खुद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हैं, बहुत शिक्षित आदमी है आजम खान साहब। उनका परिवार, वो शिक्षा के प्रति उनका जुनून देखने लायक रहा है। आज आपने ऐसे ऐसे मुकदमे लगाए हैं, ऐसी सजा दी गई जैसे आजम खान बहुत बड़े अपराधी हो। क्या आजम ने हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए? आप नहीं साबित कर पाए। और अगर यही रहा तो चर्चा है कि गोरखपुर में भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी हुई है जी। चर्चा है कि गोरखपुर में भी हजारों करोड़ में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी हुई है। क्या उसका सारा नक्शा पास है? और जब मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि लखनऊ के वीसी का बयान, अखिलेश जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अगर नक्शा मांगा जाए तो बहुत हो सकता है कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा ना मिले। जी। भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी जब बनी थी तब भारत तो आजाद भी नहीं था। कई यूनिवर्सिटियां देश में ऐसी है जो आजादी से पहले की बनी है। तो क्या सबका नक्शा पास हो गया है? कई वो कौन किसने लिखा कि कई डीएम कार्यालय बने हैं जो आजादी के पहले के हैं? नहीं वो तो भाई मैं जानता हूं पटना के कई, हमारे बिहार में कई बिल्डिंगों के जो 200 साल पहले की बनी है, 150 साल पहले की बनी है, तो उन लोगों को गिरा दीजिए। नक्शा तो लाल किला का भी पास नहीं होगा सर, है नक्शा तो लाल किला का भी पास नहीं होगा। कमाल की बात है साहब, ये कहानी है, इसमें चलना पड़ेगा। क्या क्या कमी है बताइए, क्या कमी थी? आजम का अपराध बता दीजिए मुझे। आजम का अपराध है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए। एक लाइन में बस सुन लीजिए आप। आज आजम खान सिग्नल दे बीजेपी में शामिल होंगे, कल उनके सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा सर, ये बहुत लोग मतलब कि महसूस करते हैं, बोल नहीं पाते हैं। आजम खान से बड़े बड़े अपराध इस देश के कई राजनेताओं के आरोप लगे करने के, और आज वो मंत्री बन के बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में।
हजारों हजार करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले लोग वॉशिंग मशीन से धुलकर साफ हो गए हैं, बेदाग हो गए हैं, और वे उन सरकारों में मंत्री हैं। लेकिन एक व्यक्ति आपके शर्तों पर नहीं तैयार हुआ तो आपकी आंखों में खटकने लगा। आपने बर्बाद तो कर ही दिया, क्या बचा? आवाज नहीं आ रही आपकी? मेरा सवाल यह है कि रामपुर में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? मुझे कोई स्टेट गवर्नमेंट की? जरा सर्च कीजिए गूगल में, तो मैं तब तक बोल रहा हूं। सरकारी विश्वविद्यालय है रामपुर में? कितने सरकारी विश्वविद्यालय इस सरकार ने खोले हैं? 2017 से ये 2026 हो गई। कितने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज खोली है? हायर एजुकेशन के नाम पे क्या हो रहा है? एडहॉक के टीचरों से काम चलाया जा रहा है। प्रोफेसर्स की, लेक्चरर्स की परमानेंट नियुक्तियां नहीं हो रही है। शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की फीस बढ़ाई जा रही है। और जो छात्र आपसे सवाल पूछे तो जेएनयू को बता दिया जाता है कि देश विदेशी ताकतों का अड्डा है। हाँ। सवाल आपने पूछा नहीं। राजीव रंजन क्या लिखते हैं? आपने सवाल पूछा नहीं, तुरंत आप पाकिस्तानी राष्ट्रद्रोही सब करार दिए जाएंगे। सब करार दिए जाएंगे, सही बात है, सब करार दिए जाएंगे। अब से थोड़ी देर बाद जबरिया रिटायर्ड आईपीएस समता ठाकुर इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो उनको अलग से जोड़ दीजिए। नहीं, उनके इसी मुद्दे पे वो तैयार है, इस मुद्दे पे बात करने के लिए। ये भाई शिक्षक हैं, आईपीएस रहे हैं, आईआईटी से पास आउट है, वो शिक्षा का महत्व जानते हैं। क्या बोल रहे थे सुलखान सिंह हमारे चैनल पे बार बार बोलते हैं कि अगर प्राइमरी स्कूल नहीं होता तो मेरे जैसे बुंदेलखंड का रहने वाला लड़का पढ़ लिख के कभी इंजीनियर नहीं बन पाता, कभी आईपीएस नहीं बन पाता। सही बात है। आप प्राइवेट प्राइमरी स्कूल बंद कर दोगे, आप सरकारी अस्पताल खोलोगे नहीं, और जो पहले से खुला होगा क्या? एक मिनट मुझे बताइए ना कि आजम की यूनिवर्सिटी में क्या महंगी फीस ली जाती है? क्या 4 लाख रुपए में कोर्स कराया जाता है क्या? अरे आजम खान की यूनिवर्सिटी सिर्फ आजम खान की वजह से तोड़ी जा रही है, बस आप जान लीजिए। अगर आजम सिंह होते तो यूनिवर्सिटी नहीं टूटता, बस सिंपल सी बात है। तो गलत बात है ना। हाँ, आजम पांडे होते, आजम सिंह होते, आजम या आजम के विश्वविद्यालय में क्या कोई देश विरोधी काम चल रहा था? जब एक बिल्डिंग शिक्षा पे काम कर रही है तो भैया एक काम करिए, उसका कंपाउंडिंग करा के ले लीजिए। भाई 2-4 बिल्डिंगों का नक्शा पास है ना, बाकी बिल्डिंगों का भी तमाम तरह की जो है वो बहुत सिंपल। सब लोग कह रहे हैं, अजीम वकार ने भी कहा कि भैया, असीम वकार ने भी बोला कि आप जो है कंपाउंडिंग करके भैया पेनल्टी ले लो। लेकिन एक बात जान लीजिए सर। हाँ भाई साहब, ये बहुत अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। नहीं मैं बता रहा हूं ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और आजकल मामला सब जुडिस है, चूंकि हाईकोर्ट में चला गया है, तो हाईकोर्ट का क्या डिसीजन होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, मैं उस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। लेकिन अगर इस देश के राजनेताओं के आंखों के सामने इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला, देश की जनता विपक्ष के नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी। और जो दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक के मामले पे सरकार से बहुत नाराजगी जताई है। हाँ, नाराजगी तो खैर जता ही सकती है, ये तो होता ही। तो क्या कर सकती है कोर्ट जाके? वहां भाई कोर्ट का काम क्या? सरकार के फैसले पे एक सवाल उठाना ना, सरकार को दिशा निर्देश देना। सकती है। अब करा है, इन्होंने कहा है कि हम बताइए। एक सज्जन लिख रहे हैं, लाल टोपी डायरीज, आजम खान हो या सोनम वांगचुक, इसी लायक हैं ऐसे लोग। जब देश की जनता नहीं चाहती कि उन्हें शिक्षा और मिले तो आप लोग क्यों उन पर जबरदस्ती शिक्षा थोपना चाहते हैं? सही बात बोल रहे हैं, मैं सहमत हूं उनकी बात से।
क्यों नहीं रामपुर में है जो कि आदेश आते ही गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, क्यों नहीं वहां भूख हड़ताल पे कोई बैठा है? एक सज्जन तो आगे और लिख रहे हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आजम खान साहब ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली होती तो आज यूनिवर्सिटी भी चल रही होती, चांसलर भी बने होते, आजम खान साहब जेल के बाहर भी होते और आजम खान साहब को Z+ सिक्योरिटी भी मिल गई होती। नहीं, बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन करने पर तो हो सकता है, लेकिन अगर बीजेपी में ज्वाइन करती तो मैं गारंटी हूं कि ये सारा चीज हो जाता जो ये लिख रहे हैं। हो सकता है बीजेपी इनको मंत्री भी कर देती। नहीं, बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बना सकती थी। पत्रकार अनिल यादव लिख रहे हैं उनके अंदर एक बड़ी कमी है, खुद को लीजेंड लिखते हैं। मैं बार बार उनको कहता हूं कि अपनी बड़ाई खुद अपने मुंह से न किया करो। वो नहीं, मत समझाइए उनको। नहीं, लेकिन जो उन्होंने लिखा है वो सही लिखा है। देखिए, जहां जो सही है भाई हमारे, तो हम उनकी बात रखेंगे। जो मैं कह रहा हूं कि जॉन सिटी नहीं तोड़ पाएंगे, नहीं टूटेगी। उत्तर प्रदेश की जनता सूबे में कोई भी तक्षशिला को नष्ट नहीं होने देगी। आप तो बिहार के हैं, उन्होंने तुलना तक्षशिला से कर दी है। जौहर यूनिवर्सिटी यूपी की अमानत है, कोई तोड़ नहीं पाएगा। एकाधिक बुलडोजर से खुरच कर सिर्फ गोदी मीडिया और भक्तों की खुशी के लिए विजुअल बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर उत्तर प्रदेश की जनता बहुत धन्यवाद के पात्र होगी। ममता त्रिपाठी लिखी है, अगले 15 दिनों में वीडियो में दिख रही जमीन पूरी तरह से समतल हो जाएगी। इन बिल्डिंग्स को अगर सरकार अधिकृत कर लेगी तो कुछ तो काम का आती। अब सियासी दुश्मनों को बुलडोजर सियासी दुश्मनी का बुलडोजर इस इलाके को इमारतों का मकतर बना देगा। और वही लाइन जो उन्होंने लिखी है, जो रणविजन लिखी है कि बुलडोजर मत चलाई सरकार, डायनामिट लगा कर गिरा दी थी। हाँ, उससे थोड़ा दुख कम होगा। एक अंसार ईमान खान है, वो लिख रहे हैं, भाजपाई सत्ता में जिस अहंकारी बुलडोजर का इस्तेमाल मुसलमानों की मस्जिद दरगाहों से शुरू हुआ था, अब यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया है। राज कपूर जी, मैं इस डिबेट को लंबा खींचूंगा। सर, हमने तो सुना था कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी थी, तो ये बुलडोजर चल कैसे रहा है? अरे अभी मामला को मैं कह रहा हूं कि मैं इस विषय पे लंबा डिबेट करूंगा और लगातार डिबेट करूंगा। जैसे हम राम मंदिर पे हमने कसम खा रखी है कि जब तक उसमें हम इस जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर, भाई साहब किस लिए? शिक्षा का मंदिर है वो। लिख तो रही है जनता भी कि इनकी बुलडोजर जनता रोक देगी। अब 15 दिन का वक्त बचा, मुझे लग रहा है तीसरा दिन आज है या दूसरा दिन है आज, तो 14 दिन 12 दिन या 13 दिन बचे हैं। और सवाल इस वक्त कांग्रेस से भी है, नहीं, सवाल समाजवादी पार्टी से, बसपा से भी है। हाँ, सबसे। और कहीं ऐसा ना कि बहन जी आके कह दे कि डीएम के निर्णय पर सवाल उठाने वाले लोग जो है वो संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, ये भी ना कह दे। हमको तो अब ये डर लग रहा है, जिस बहन जी का मैं सार्वजनिक रूप से पैर छूने के लिए तैयार रहता हूँ कि नहीं, बहन जी उम्र में बड़ी हैं, बहन जी ने बहुत कुछ संघर्ष करके आजकल वो जिस तरह के बयान दे रही हैं, उससे बड़ा शर्मिंदा हो रहा हूँ। तो कह ही सकते हैं, वो कह सकते हैं कि प्रशासन का फैसला है भैया, तो आप उसको क्यों चुनौती दे रहे हो? आप मत लो संविधान अपने हाथ में। आप उनको जेन्युइन तरीके से, जो आपका कानूनी अधिकार है, उससे आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से डिसीजन लाइए और स्टे फखरुल हसन चांद लिखने, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, लखनऊ का केजीओमी आदि किस किस विश्वविद्यालय का नक्शा पास है? भाजपा सरकार बताए। माननीय आजम खान का नाम जुड़ते ही सारे नियम कानून याद आ जाते हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। अन्याय करने वाली सरकार जाने वाली है। ये लाइन उन्होंने बड़ी अच्छी लिखी है कि चुनाव नजदीक है। अगर चुनाव नहीं होता तो हो सकता है बुलडोजर हो सकता है ये कार्रवाई ना होती। अभी नहीं हो रही थी ना, इतने दिन से, 9.5 साल से कार्रवाई नहीं हो रही थी। बड़ा गंभीर प्रश्न है सर, लेकिन इस गंभीरता को मुझे लगता है कि देश का विपक्ष समझेगा। मुझे लगता है कि इसके लिए तो लोगों को तुरंत राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंच जाना चाहिए। मैटर हालांकि हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। मुझे उम्मीद है कि हाईकोर्ट, देखिए,
इस देश में न्यायपालिका ही लोगों की आखिरी उम्मीद है और कई मामलों पर न्यायपालिका ने ऐसा साबित किया है। और इस मामले में भी अगर फैसला हाईकोर्ट से होना है तो फैसला मुझे लगता है कि जनता के पक्ष में आएगा और जनता की मांग यही है कि इस यूनिवर्सिटी को जमीन 2 होने से 40 में से 2 बिल्डिंग बचेगी तो बचेगा क्या यूनिवर्सिटी में सर? अरे यार फिर वही बात, शिक्षा के मंदिर में बुलडोजर चलेगा ही क्यों? नहीं, ये तो मैं देखिए सर, एक मैं तो एक मिनट तभी सुनिए। मानूंगा जब ये स्टे आ जाएगा, या मैं नहीं, स्टे तभी जरूर मानूंगा आएगा। जब प्रशासन फैसला वापस ले ले। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव नजदीक है, हाँ। और जो अभिषेक भाई कह रहे हैं इंटरनल सर्वे में हालत बहुत खराब है, हम्म। तो इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इसलिए उठाए जा रहे हैं। एक सज्जन लिख रहे हैं कि इनका बुलडोजर जनता रोक देगी, इनका बुलडोजर जनता रोक देगी। बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे भाई, ऐसा नहीं है। रुक जाए तो अच्छा है, कम से कम इस देश में एक बड़ा भव्य प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जमीन 2 होने से बच जाएगा।